आज कुंभ से एक व्यक्ति दिल्ली अपने बेटे को फ़ोन मिलाता है। जैसे फ़ोन मिलाता है लेकिन वह कुछ बात नहीं कर पा रहा था। इधर उधर से वह रोने लगता है। बेटा अपने बाप के रोने की आवाज़ सुनने के बाद थोड़ा परेशान हो जाता है। बेटा कहता है कि पिताजी क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। बाप फिर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी कि बाप अपने बेटे से कहता है कि मैं पिछले 15 घंटे से तुम्हारी माँ का तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही है, अचानक से लापता हो गई है, भीड़ का कहीं हिस्सा बन गई है। ऐसी कौन सी जगह है जहां मैंने उसे नहीं खोजा, जहां मैंने उसे तलाश करने की कोशिश नहीं की। अब बेटा जैसे ये इस बात को सुनता है बेटा भी घबराने लगता है, लेकिन घबराने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। वह अपने बाप से कहता है कि पिताजी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही यह बेटा अपने बाप को तसल्ली देता है उसके बाद बाप भी शांत हो जाता है और कहता है तुम जो भी प्रयास कर सकते हो। बेटा अपने बाप से कहता है कि तुम जो भी प्रयास कर सकते हो करते रहो और यहाँ जो आसपास कोई भी पुलिस थाना हो, चौकी हो और आसपास के लोगों से पूछताछ करते रहो। बेटे ने जैसे ही बाप को तसल्ली दी उसने फिर बेटा छोटे वाले भाई से जो है अपने बात करता है कि माँ महाकुंभ में कहीं खो गई है, भीड़ का हिस्सा बन गई है, पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अब हम लोगों को ही कुछ करना चाहिए। इसके बाद दोनों भाई अपने मामा से बात करते हैं। मामा कहते हैं कि मामा जितनी जल्दी हो सके कुंभ चलते हैं, माँ असल में गायब हो गई हैं। पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका रो रो करके बुरा हाल है और हम लोग मिलकर उन्हें कहीं ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। अब यहाँ से दोनों बेटे अपने मामा के साथ कुंभ में पहुँच जाते हैं और माँ को तलाश करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई घंटों की मशक्क़त के बाद माँ मिलती ज़रूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है इस रूप की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। दरअसल माँ का कत्ल हो चुका था और कत्ल का जो पुलिस ने खुलासा किया और एक एक कड़ियों को जब जोड़ा तो जोड़ करके देखा तो कातिल का नाम जब सामने आता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है और सोचने पर लोगों को मजबूर कर देता है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया और क्यों हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रकीब मास्टर और आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है त्रिलोकपुरी। दरअसल यहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अशोक दरअसल एमसीडी दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी होता है। उसकी पत्नी जिसका नाम मीनाक्षी होता है, उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। मीनाक्षी पिछले कई दिनों से लगातार अपने पति अशोक से बार बार कह रही थी कि देखो कितने सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम हो कि बिल्कुल भी जाते ही नहीं हो। क्या हो गया है, हम दोनों को चलना चाहिए। जब पत्नी अपने पति से बार बार यह बात कह रही थी तो आखिरकार पति को जाना पड़ा और जाने के लिए उसने अपने कार्यालय से छुट्टी ली। वो दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सफाई कर्मचारी के पद पर काम कर रहा था, वहाँ से छुट्टी लेता है। छुट्टी लेने के बाद वह 17 फरवरी 2025 को अपने घर से महाकुंभ के लिए निकलता है और अपनी पत्नी को लेकर वह महाकुंभ में पहुँच जाता है। और वहाँ जाने के बाद 18 फरवरी 2025 को दिन भर वह स्नान वगैरह करता है, इधर उधर घूमता है, पूरा जो अपना सारा काम करना था वो सब करते हैं। और करने के बाद अचानक ही एक भीड़ का एक ऐसा रेला आ जाता है और रेला आने के बाद उसकी पत्नी का हाथ छूट जाता है। वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता रह गया, लेकिन उसकी पत्नी अचानक से जब गायब हो जाती है तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब आसपास में कोई पुलिस वाला दिखाई देता था, वो पुलिस वाले के पास जा रहा था और कह रहा था कि साहब मेरी पत्नी मेरे साथ थी तो थी, लेकिन अभी नहा रही थी, लेकिन पता नहीं अचानक कहाँ भीड़ में वो कहीं गुम हो गई है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं रही है, आप मेरी मदद कर दीजिए। वहाँ से भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद वो खोयाता है, केंद्र पहुँचता है, वहाँ पर पूछताछ करता है। उसके बाद अपनी पत्नी के बारे में इधर उधर लोगों से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद वहाँ से वह निकल जाता है। फिर वह मैदानी क्षेत्र में जाता है और पूरी रात उसको ऐसा करते बीत जाती है। अगला दिन निकलता है। अगला दिन निकलने के बाद वो अपने बेटे को फ़ोन लगाता है, क्योंकि घर पे 3 बच्चे बड़े हैं। बड़े वाले बेटे को फ़ोन करके कहता है कि बेटा तुम्हारी माँ कहीं गायब हो गई है, ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ मैंने तुम्हारी माँ का तलाश नहीं किया, आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। बाप अपने ही बेटे के सामने जब रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, परेशान होने लगता है, तब बेटा कहता है कि पापा बिल्कुल भी आप परेशान मत हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल घबराओ मत। पापा
की उम्र लगभग उसके 38 साल के आसपास और माँ की उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। अब ऐसी स्थिति में जो लड़के ने, जिसका नाम अश्विनी बताया जाता है, अपने भाई से आदर से कहता है पापा का फ़ोन आया, पापा बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसीलिए हम दोनों को भी महाकुंभ चलना चाहिए, अपनी माँ को ढूंढना चाहिए, पापा की मदद हम लोगों को करनी चाहिए। वो अपने मामा को फ़ोन करते हैं, दोनों भाई यानी कि प्रवेश जो उनके मामा होते हैं, अश्विनी और आदर्श दोनों मिल करके मामा को फ़ोन करते हैं और मामा के साथ वाहन पकड़ करके सीधा प्रयागराज पहुंच जाते हैं। और प्रयागराज में सबसे पहले उतरते हैं वो प्रयागराज जंक्शन पर। वहां जाने के बाद तीनों के हाथ में एक फोटोग्राफ होता है और फोटोग्राफ लेने के बाद स्टेशन पर गुजरने वाले हर व्यक्ति के पास वो जा रहे थे कि क्या तुमने इन्हें देखा है, फोटो की तरफ इशारा करते थे, क्या आपने इसे देखा है, दिल्ली की रहने वाली हैं, त्रिलोकपुरी की रहने वाली हैं। इस तरह अलग अलग पहचान, अलग अलग जो भी हुलिया था वो लोग बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीनों आपस में एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए थे। उन्हें यह भी डर लग रहा था कि भाई जो उसका छोटा था कहीं ऐसा न हो कि वह भी कहीं गुम हो जाए। ऐसा करते करते ये लोग एक थाना से दूसरे थाना, फिर तीसरे थाना, फिर जहाँ भी इन तीनों को मौका मिल रहा था, अश्विनी, आदर्श और उनका मामा जो होता है प्रवेश, वह हर जगह जा रहे थे। थाने चौकी वगैरह जो भी पुलिस वाला दिखाई दे रहा था, कोई भी ऐसा आदमी दिखाई दे रहा था जिससे कि उनको मदद मिल सकती हो, उनके हाथ में एक तख्ती लगी हुई थी। तख्ती पर माँ का फ़ोटो था और फ़ोटो लेकर वो ऐसे टहल रहे थे, घूम रहे थे। खोया पाया केंद्र जाते हैं, खोया पाया केंद्र जाने के बाद वहाँ भी जाकर अपनी माँ का नाम बताते हैं, जगह बताते हैं, वहाँ से कब कैसे गुम हो गई उनकी माँ पूरी जानकारी देने के बाद वहाँ से अपना दर्ज करा देते हैं। यहाँ से निकलने के बाद दारागंज थाने पहुँच जाते हैं। दारागंज थाने पहुँचने के बाद जैसे ही वो फ़ोटो दिखाया जाता है पुलिस वालों को, तभी जब ये फ़ोटो पुलिस वालों को दिखाते हैं तो वहाँ एक पुलिस वाला की नज़र उन फ़ोटो पर पड़ती है। फ़ोटो को देखने के बाद वो पुलिस वाला कहता है कि हो न हो मुझे ऐसा लग रहा है कि झूसी थाने में एक महिला की लाश मिली है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाकर बातचीत करनी चाहिए, हो सकता है कि तुम्हारी माँ वहाँ मिल जाए। उन्हें तो बस एक उम्मीद की किरण चाहिए थी, उनको बस एक यह था कि कहीं से कुछ भी हो जाए, माँ मिल जाए, और इसके लिए वह सीधा झूसी थाने में पहुँच जाते हैं। वहाँ जा कर के SHO का इंतज़ार कर रहे थे। SHO उपेंद्र प्रताप सिंह वहाँ जाने के बाद रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपनी पूरी कहानी बयां करते हैं। वो तीनों लोग कहते हैं कि हमारी माँ का नाम मीनाक्षी, दिल्ली की रहने वाली है और पिता के साथ कुंभ स्नान करने के लिए आई हुई थी, अचानक से लापता हो जाती हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाती हैं। हमारी माँ को कृपया ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। जैसे ही उन इंस्पेक्टर ने यानी कि उपेंद्र प्रताप सिंह ने उस महिला का फ़ोटो देखा तो फ़ोटो देखकर वो देखते ही रह जाते हैं। दरअसल वो देखते ही रहते हैं और उनकी नज़र में एक सीन, एक कहानी चल रही थी, जो वो कहानी कुछ इस तरह की होती है कि 19 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे का समय रहा होगा। झूसी थाना क्षेत्र का एक इलाका है आज़ाद नगर, और आज़ाद नगर के पास एक बस्ती है केवट बस्ती, और केवट बस्ती में एक लॉज होता है। दरअसल सुबह के 6:30 बजे के आसपास का वक्त था। मोहन नाम का एक किराएदार होता है, उसको टॉयलेट जाना था, बाथरूम में जाना था। जैसे ही वो बाथरूम में जाता है सुबह 6:30 बजे के आसपास 19 फरवरी को, उसने अपनी आंखों से देखा कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास रही होगी। वो महिला खून से बुरी तरह से लथपथ होकर के नहाई हुई थी, खून से, जहाँ जगह जगह पर वहाँ पर ब्लड फैला हुआ था। और इस ब्लड को देखने के बाद मोहन बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है। उसकी चीख की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती है। अंदर जो 2 किराएदार रहते हैं, एक पुलिस वाला रहता है, तीनों के तीनों दौड़कर जब मौके पर पहुंचते हैं तो अब यह आवाज़ न केवल इस लाश तक ही बल्कि आसपास के जितने भी जगह थी, लोग दुकानदार वगैरह थे, सबके सब आवाज़ जहां तक पहुंची सुबह 6:30 बजे लोग दौड़कर वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने जो महिला को अपनी आंखों से देखा, सब लोग देखते रह जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल महिला की हत्या कर दी गई थी किसी धारदार हथियार से, लेकिन उनको पहचानने की तमाम कोशिश की जाती है, उसकी पहचान हो नहीं पाती है। पुलिस वालों ने उसकी लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया गया पोस्टमार्टम हाउस। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से बार बार वार किए गए हैं और उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। कौन है महिला, कौन है, कहाँ से आई है, इसके बारे में पुलिस तलाश कर रही थी। उस महिला को 72 घंटे के लिए एक जगह रख दिया जाता है। जैसा कि हर मामले में
हर गुमशुदगी के मामले में ऐसा कुछ ही होता है कि 72 घंटे तक जो अनजान लाशें होती हैं, जिनका कोई शिनाख्त नहीं हो पाती है, उनके परिवार वालों का किसी के रिश्तेदार का बहुत घंटे तक इंतज़ार किया जाता है। इसके बाद पुलिस प्रशासन या किसी सामाजिक संस्था की मदद से या फिर स्वयं पुलिस वाले अंतिम संस्कार करवा देते हैं। लेकिन अभी 72 घंटे का समय हुआ नहीं था और यह बात 20 फरवरी को यह ढूंढ रहे थे, 21 फरवरी को उस एसएचओ के पास पहुंच जाते हैं ये बच्चे जो उसे ढूंढ रहे थे। फिर एसएचओ को कहते हैं कि आप एक काम करो, आपको पोस्टमार्टम हाउस जाना चाहिए। तभी वो पुलिस वाले को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन तीनों को आप पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाओ और वहाँ जाने के बाद जो महिला मिली है, जो एक लाश के अंदर उसकी लाश मिली थी, उस महिला को दिखाओ। हो सकता है कि इन्हें ये लोग पहचानने की कोशिश करें, हो सकता है कि इनका उनसे कुछ लिंक हो। पुलिस वाले यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने सिर्फ एक कहानी जो उनके दिमाग में चल रही थी और जो गुमशुदा लोग अपनी मां को तलाश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जाकर देखो। जैसे ही वो दोनों बेटे और मामा उनके पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद सबसे पहले नज़र साड़ी पर पहुंचती है। साड़ी को देखते ही वो जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। दरअसल साड़ी से ही पता चल गया, क्योंकि वह साड़ी तो माँ रोज़ पहना करती थी। कभी कभी खास मौके पर तो वह रोज़ पहना करती थी। माँ को देखते हैं, माँ के पैरों को देखते हैं, हाथों को देखते हैं, उनके चेहरे को देख रहे थे। और जैसे जैसे उनको देख रहे थे वैसे वैसे अपनी माँ से लिपट लिपट करके रो रहे थे, क्योंकि माँ इस दुनिया में थी नहीं। माँ की चाकुओं से गोद करके किसी ने हत्या जो कर दी थी, हत्या किसी ने की, क्योंकि यह एक सवाल था। जब ये एसएचओ के बात पास पहुंचती है, उपेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, इस मामले की जांच की जाएगी और जितनी जल्दी हो सकेगा कातिल का सुराग निकाला जाएगा। अब इसके बाद जो आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से देखा गया कि एक आदमी है जिसके साथ यह महिला थी। और उस आदमी को जब उस सीसीटीवी में दिखाया गया तो बच्चों से पूछा गया यह कौन है, तो कहते हैं कि ये तो उनके पिताजी हैं। जब पिताजी यानी कि अशोक, जो एमसीडी दिल्ली में सफाई कर्मचारी होता है, जब पुलिस वालों को तसल्ली हो गई, अब ये जिस जगह पर लॉज पर रुके थे, पुलिस ने वहाँ जाकर जब पड़ताल की तो उन्होंने कोई आईडी वगैरह नहीं दिखाई, आईडी नहीं दी। वो 18 फरवरी 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास उस लॉज के अंदर आए थे और वो लॉज में वहाँ पहुँचाने वाला एक उनका दोस्त बन जाता है। वो दोस्त जो अचानक एक राहगीर होता है, अनजान व्यक्ति होता है और जो उन्हें देख करके मदद करने लगता है, उसका नाम सुरेश बिंद होता है। सुरेश बिंद से कहते हैं कि भैया हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमें कहीं कमरा दिलवा दीजिए। तो वैसे भी 4-5 घंटे ही तो रुकना है, सुबह को हमारी ट्रेन बहुत जल्दी है, हम ट्रेन से निकल जाएंगे, 4-5 घंटे के लिए बस हमें कहीं पे सुला दीजिए। सुरेश बिंद ने कहा तुम परेशान मत हो, मेरी जानकारी में एक लॉज है, आप वहाँ चलो, वहाँ जाने के बाद आराम से रह लेना, महज 100-200 आपको देने पड़ेंगे। तो इस पर उनके पिता ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे। वहाँ जाते जब उनसे आईडी मांगी जाती है तो कह रहे हैं भैया कि थोड़ी देर के लिए तो रुकना ही है, अब क्या आईडी लोगे, बोलो नंबर नोट करा दीजिए। बोले कि नंबर हमारे पास नहीं है, नहीं हम दिल्ली से आए हैं, इतना तो ज़रूर बताया था, जाकर रुक जाते। और रुकने के बाद फिर अब पुलिस आगे की कहानी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, एक एक कड़ी को जोड़ करके आखिरकार यह कैसे जुड़े। तभी उन दोनों लड़कों से, अश्विनी से और उसके जो भाई होता है आदर्श से, पुलिस कहती है कि अपने पिताजी से बात कराओ। जब उन्हें बुलाओ, पिताजी को किसी जगह पर बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे और वो आता है, अशोक उसको गिरफ्त में ले लेते हैं, उसके पूछताछ करते हैं और उसे पूछताछ करने के बाद कहते हैं कि जब तुम उस होटल के अंदर आए थे, उसमें रुके थे, तब तुमने आईडी क्यों नहीं और अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, बस ये क्या बता। जैसे जैसे पुलिस अपनी बात कर रही थी तो शुरुआत में तो इस तरह की बातें जो अक्सर क्रिमिनल होते हैं वो पुलिस शुरुआत में तो ऐसी बात करते हैं, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो पूछने के बाद उसने बता दिया कि रात 1 बजे के बाद की बात है, वो बाथरूम जाती है पत्नी और उसने अपनी पत्नी को मौका देखते ही चाकुओं से गोद करके उसकी हत्या कर दी। क्योंकि बस यही एक सवाल था, इसके पीछे क्या कारण था। पुलिस वालों ने जब यह जानने की कोशिश की तो दोनों बेटे ने यह जाना, साले ने जब यह जाना तो सब के सब
लोग हैरान हो जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। दरअसल वो बताता है, अशोक बताता है कि दिल्ली की किसी महिला से मेरा अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी मेरी पत्नी मीनाक्षी को हो जाती है और मीनाक्षी इस बात का विरोध कर रही थी। इसी बात को देखते हुए घर में किसी न किसी बात पर रोज़ क्लेश होता था, झगड़ा हो रहा था। यह पति पत्नी जब आपस में रोज़ लड़ाई और झगड़े होते रहते थे तो तुम उस महिला से बिल्कुल भी नहीं मिलोगे, ऐसा मीनाक्षी कहती थी। पत्नी ने जिद पकड़ ली थी कि मैं उस महिला से हर हाल में मिलूंगा। और जब उसकी पत्नी ने रोकना टोकना शुरू किया तब उसने सोचा क्यों ना पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इधर पत्नी जिद कर रही थी, महाकुंभ में जाना है, स्नान करना है, सब जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। वो अपनी पत्नी को स्नान करने के बहाने लेकर आता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करता है दिखाने के लिए कि यहाँ हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं, कितने ठीक ठाक हैं। वो जब निकल रहा है तो सीसीटीवी में वो कैद हो रहे थे। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था, कोई जिद नहीं थी, आपस आराम से चल रहे थे बड़े अच्छे से। अपनी पत्नी को भी एहसास नहीं था कि वह कुंभ का जो स्नान होगा उसकी ज़िंदगी का यह आखिरी स्नान होगा। वहाँ उसका पति उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन यह कहानी जो उसका झूठ था, यह उसका फरेब था, उसकी चालाकी थी। जिस तरह से उसने बताया कि तुम्हारी माँ कुंभ में गायब हो गई है, वहाँ से रो रो कर जो उसने एक नई कहानी गढ़ी, वह बच्चों के सामने ज़रूर चल गई लेकिन पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। दोस्तों, पुलिस ने उस आरोपी यानी कि अशोक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। इस महिला का जो मायका होता है, उसका परिवार जो मायके में लोग रहते हैं, जहां उससे इस व्यक्ति की शादी हुई थी, वो उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर का एक जगह है। वहां की वो महिला रहने वाली होती है। परिवार वालों को जब इस बात की भनक लगती है, पता चलता है, तो परिवार वालों का रो करके बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। हम आपको सचेत करना चाहते हैं। और जिस तरह से उस व्यक्ति ने, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास की रही होगी, उसने एक महिला की वजह से अपनी ही पत्नी का, जिसके 3 बच्चे होते हैं, जिसके साथ उसने कई साल से ज़िंदगी जी रहा था और जीने मरने की कस्में खाई थी, दगा कर देता है और ख़ुद भी शायद हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चला जाएगा। हो सकता है कि महिला से कभी ज़िंदगी में मुलाकात भी ना हो। जो उसने कदम उठाया, घर से लेकर चला जाता तो शायद इतना बड़ा मामला नहीं होता। लेकिन जो उसने जो किया बहुत ही गलत किया, जोश में उसने जो किया बहुत गलत किया। दोस्तों, यह कहानी, यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल RR न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।